नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आज आप लोगों से मुखातिब हूँ। बहुत लंबे समय के बाद मैं कहिए तो रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोग के लिए तैयार कर रहा हूँ। मज़ा नहीं आता है रिकॉर्डेड सेशन में। आप लोगों से जो बातचीत का लुत्फ़ होता है, जो वो एक पैशन होता है कि जब लाइव होते हैं, भले ही थोड़ा लेट लतीफ़ चलता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ, तो वो मज़ा नहीं आता है। लेकिन फिर भी क्या करूँ, आप लोग जानते हैं कि बहुत 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 ज़्यादा व्यस्तता हो गई है। समय निर्धारित कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए छोटे छोटे पैचेज़ में जो भी समय निकलता है, वो समय मैं आप लोगों को देने की भरपूर कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है मेरी दिक्कत को समझेंगे और जुड़े रहेंगे। चलिए, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत विस्तार से जाना, और सुप्रीम कोर्ट के इस जानकारी के बाद अब हम लोग जो है भारत में जो हाई कोर्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, उच्च न्यायालयों के बारे में बात करते हैं। अगर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के बारे में कहें, यानी कि हम लोग बात करेंगे कि भारत में जो है उच्च न्यायालयों का सफ़र कब से शुरू होता है। तो अगर भारत में उच्च न्यायालयों का सफ़र देखें तो वह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 से शुरू होता है। तो भारत में जो है उच्च न्यायालयों का दौर कब से शुरू हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि 1861 से हुआ है। हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, यानी कि पहली बार भारत में जो है उच्च न्यायालय स्थापित किए गए 1861 में। कहाँ कहाँ किया गया था? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट्स में जो है ये स्थापित किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स और भारतीय संविधान जब 1950 में तैयार हो गया, लागू हो गया, तो वो क्या कहता है कि दैट देयर शैल बी हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट, बट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states. At present 24 high courts for 29 states and 7 UTs they are working. तो ये कहते हैं कि जब हाई कोर्ट्स तैयार किए गए, भारतीय संविधान में जब इनको मान्यता दी गई, तो भारतीय संविधान कहता है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक जो है हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन साथ में ही संसद को यह अधिकार होगा कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन या संयुक्त उभयनिष्ठ जो है हाई कोर्ट भी कर सकता है। अगर हम भारत में वर्तमान में देखें तो 28 राज्य हैं और हमारे पास 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल मिलाकर के 37 यूनिट्स हमारे पास हो जाते हैं। तो इन 37 यूनिट्स में से 37 के पास होना चाहिए था, लेकिन पार्लियामेंट के पास, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शक्ति है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी जो है ये 28 स्टेट्स और 9 यूटीज़ हो जाएगा। ये जम्मू एंड कश्मीर के डिवीज़न के पहले का लिखा हुआ है। तो अभी कितना हो जाएगा? अभी जो है हमारे पास कॉमन जो है हाई कोर्ट्स होने की वजह से हमारे पास कुल 24 हाई कोर्ट्स जो है फंक्शनिंग में हैं। 24 हाई कोर्ट काम कर रहे हैं, जिसमें से कि 29 जो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से ये हैं। अगर हम बात करें कि किसी हाई कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होने चाहिए, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का संसद को यह शक्ति है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्ति को तय कर देती है। उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट में कुल कितने होने चाहिए, तो हाई कोर्ट के लिए यह तय संसद नहीं करती है, बल्कि ये मतलब कि फिक्स्ड नहीं होता है, ये फ्लैक्सिबल है, नम्य होती है संख्या, यानी कि संख्या में आसानी से संशोधन किया जा सकता है। और यह जो है राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि किसी हाई कोर्ट में कुल कितना काम का बोझ है। उस काम के बोझ के आधार पर वह जो है न्यायाधीशों की कुल संख्या को तय कर सके। ठीक है बात? तो जिस हाई कोर्ट में जितना ज़्यादा काम होगा उससे क्या मतलब है? अगर हम कुल काम के आधार पर जो है चर्चा करें दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसके पास जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा जो है उसके जो है जजेस की संख्या होनी चाहिए। जिस हाई कोर्ट जो
हाई कोर्ट जितनी ज़्यादा जनसंख्या के लिए काम करेगा उसके लिए उतनी ज़्यादा जजेस चाहिए। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसमें सबसे ज़्यादा जज पाए जाते हैं। दुनिया में किसी भी हाई कोर्ट में उतने जज नहीं है, 100 से ज़्यादा हैं। ये भारत के तमाम हाई कोर्ट्स की जो है आपको तस्वीर है। तस्वीरें चूँकि रंगीन होती हैं, रंगीन हमारी जो ब्लैक एंड वाइट पढ़ते पढ़ते जो है तबीयत ऊब चुकी होती है, ये रंगीनियाँ मन थोड़ा बहला देती हैं, तबीयत थोड़ा बदल देती हैं। ये भी बात जाहिर सी है कि और कहीं रंगीनियाँ ढूंढने न पड़े। जब हमें ब्लैक एंड वाइट किताबें बोर करें तो IAS मार्गदर्शक यूट्यूब चैनल पर आशीष सर हैं ना, वो आपकी पढ़ाई को रंगीन बना देते हैं और ये पूरी तरह से सकारात्मक रूप से काम करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों के बारे में बात करें। हाई कोर्ट ऑक्युपाइज टॉप पोजीशन इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि किसी भी राज्य में जो न्यायिक प्रशासन है, शब्द पर जाइएगा, शब्द क्या लिया, न्यायिक प्रशासन, यही शब्द लिया ना। तो न्यायिक प्रशासन में अगर हम बात करें तो किसकी सर्वोच्च भूमिका है, हाई कोर्ट्स की है। तो किसी भी राज्य में उसके उच्च न्यायालय की जो है वहाँ के न्यायिक प्रशासन में सर्वोच्च भूमिका होती है। किसी भी राज्य के न्यायिक प्रशासन में उसके उच्च न्यायालय की सर्वोच्च भूमिका होती है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय का शब्द नहीं प्रयोग किया है, यहाँ पर उच्च न्यायालय का प्रयोग किया है। अगर सर्वोच्च न्यायालय वाली क्लासेस आपको ध्यान में होंगी तो वहाँ पर मैंने ये कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच का एक बड़ा अंतर ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वह अपने से नीचे के न्यायालयों का प्रशासनिक मुखिया नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं देखता है। ये बात अलग है कि न्यायिक संस्था के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि है, लेकिन अगर न्यायिक प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का शब्द आ जाए तो सर्वोच्च न्यायालय अपने से अधीनस्थ न्यायालयों का न्यायिक प्रशासन का काम नहीं देखता है, जबकि किसी भी राज्य के अंतर्गत उसका जो हाई कोर्ट होगा वह वहाँ के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे उनके न्यायिक प्रशासन में सर्वोच्च पर होता है, उनका मुखिया होता है। पार्लियामेंट कैन हैव कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स और स्टेट्स एंड यूटीज, यानी कि संसद अगर चाहे तो वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके जो है वह संयुक्त या उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो है क्षेत्राधिकार या बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बॉम्बे या महाराष्ट्र में तो है ही, साथ में दमन दीव के लिए भी है, दादर नगर हवेली के लिए भी है। इसी तरह से अगर कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में बोलें तो कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है वह वेस्ट बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार आइसलैंड के लिए भी काम करता है। केरला हाई कोर्ट जो है वह लक्षद्वीप आइसलैंड के लिए भी काम करता है और मद्रास हाई कोर्ट जो है वो पुदुचेरी के लिए भी काम करता है। इसी तरह से अगर आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को लेकर के देखेंगे, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को देखेंगे तो वो पंजाब हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ के लिए भी काम देखता है। ठीक है, साथ में ये भी बात याद रखिएगा कि ओनली दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी दैट हैज़ अ हाई कोर्ट। अब तक की जो कहानी थी साल भर पहले की, तो उसमें क्या हुआ करता था कि केवल दिल्ली ही एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था जिसके पास की अपना उच्च न्यायालय था। लेकिन अगर मैं आज की तारीख में बात करूं, जब जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो स्टेटहुड जो है छीना जा चुका है, तो ऐसी दशा में अब जो है हम कह सकते हैं कि दिल्ली के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर ये 2 यूटीज़ ऐसी हो गई हैं जिनके पास की अपने हाई कोर्ट्स हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कई बार कही है कि जम्मू एंड कश्मीर का यह जो केंद्र प्रशासित दर्जा है यह जो है अल्पकालिक है, यह टेम्परेरी है
और जल्दी ही जो है जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा। हाई कोर्ट में जो है, अगर उसकी जो है संगठन के बारे में पीछे वाली बात को एक बार नए सिरे से बोल देते हैं कि हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और कई अन्य जज होते हैं। जजेस की ये संख्या, न्यायाधीशों की ये जो संख्या है, यह राष्ट्रपति तय करते हैं, जैसा कि उस पर काम का बोझ हो, और साथ में ही इनके जजेस जो होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट भी जो होता है वह राष्ट्रपति करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट बट लीव्स इट टू द प्रेसिडेंट। संविधान ने जो है उच्च न्यायालयों के संख्या को, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित नहीं किया है, संगठन को जो है परिभाषित नहीं किया है, बल्कि यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया है। ये बात हम लोग जो है अलग अलग तरीके से कई बार कर चुके हैं, और अलग अलग तरीके से करने के पीछे वजह यही होती है कि हम ये तय करना चाहते हैं कि बात किसी भी एंगल से आपके सामने आ जाए, यूपीएससी लाख बदमाशियां कर ले, वह लाख आपको जो है घुमा देना चाहे भाषा के जाल में, लेकिन अगर आप आईएएस मार्गदर्शक की स्टूडेंट हैं तो तमाम षड्यंत्रों के बावजूद आप ये कह सकें कि इस पार प्रिय तुम हो, मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। ये यूपीएससी इसी तरफ, ये हिंदी मीडियम वालों की तरफ, ये आईएएस मार्गदर्शक वालों की ही तरफ सफलता की हर ख्वाहिश, सफलता की हर जरूरी साजो सामान मौजूद है। इससे भटक करके अगर हम किसी और पार गए तो न जाने क्या होगा, जाने काल होगा, कुटिल कुविचारी यमराज होगा, उसके डंडों की न जाने क्या मार होगा, असफलता की वो काले जहरीले नाग होंगे। इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं, पार करके रहेंगे। ये नैया, ये भंवर, ये सब हमारे लिए खेलों की बात है, क्योंकि आईएएस मार्गदर्शक हमें सुरक्षित रखता है। प्रचार भी अपना जरूरी होता है ना, इसलिए। आइए अनुच्छेद 214 पर आप कहेंगे नहीं भी जो है बैठे हुए हैं तो आशीष सर का जो है वो अपना जो है शेर व शायरी वाला अंदाज छूटेगा नहीं। आप तो जानते ही हैं, वो अंदाज तो रहेगा ही रहेगा। अंदाज कहाँ जाती है, आदत नहीं जाती है। अनुच्छेद 214 क्या कहता है? अब हम जो है संविधान की भाषा में आते हैं। अनुच्छेद 214 कहता है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। कौन सा अनुच्छेद? 214। लेकिन संसद के पास यह शक्ति होगी कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक संयुक्त, एक उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय की स्थापना कर सके। उच्च न्यायालय राज्य की न्यायिक प्रशासन में मुखिया की भूमिका निभाता है, सर्वोच्च होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय जो होगा वह एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों के से मिल करके बनेगा, जिसे राष्ट्रपति समय समय पर उस उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त करें। तो अभी यही बात साधारण तौर पर कही थी, अब ये बात संविधान की भाषा में कही। ठीक है ना? तो आप लोग जो है अब गड़बड़ नहीं करेंगे। अनुच्छेद 214 इतनी देर में रट गया होगा। सर्वोच्च न्यायालय के लिए इसी तरह की भाषा 124 में कही गई थी, तो 124 में 90 जोड़ दीजिए 214। सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों में 90 जोड़ते चले जाइए, कमोबेश 90% तक सारे अनुच्छेद सेम बैठेंगे। 10% का हेरफेर आपको जरूर मिलेगा। तो देखिएगा अंतर कहाँ पर है। बेयर एक्ट को उठा करके एक बार सर्वोच्च न्यायालय के सारे जो है प्रावधान अनुच्छेद वाइज लिख लीजिए। दाहिने हाथ की तरफ आप जो है उच्च न्यायालय के लिख लीजिए, खुद करके देखिएगा। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो है अंतर भी पता चल जाएगा और दोनों के बीच में समानता भी पता चल जाएगी। कहीं और का जो है ट्रिक मत उठाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि खुद मरेंगे तभी स्वर्ग मिलेगा, दूसरे के मरने से उसको स्वर्ग मिलता है।
अब आइए पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस, यानी कि जो हम जो है सहभागी सलाहकारी प्रक्रिया को देखें। क्या होती है ये? A 9-judge bench of the Supreme Court has held that the process of the appointment of judges of the High Court is an integrated participatory consultative process। 9 जजेस की एक बेंच ने, सर्वोच्च न्यायालय की, यानी कि 9 जजेस की संवैधानिक पीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय की, यह स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक एकीकृत, शब्द पकड़िएगा, एकीकृत सहभागी परामर्शीय प्रक्रिया है। क्या है? लिख लेते हैं यहाँ पर, एकीकृत सहभागी परामर्शी प्रक्रिया है। अब आपको लगेगा ये कौन सी प्रक्रिया है, तो मैं हमेशा से आप लोग को कहता हूँ कि पहले शब्द को एक बार उतरने दीजिए, समझिए इसको, ठीक है ना। ये कोई भी शब्द होता है जो बिल्कुल गरम हलवे की तरह होता है, जो शब्द न समझ में आवे किसी भी विषय का, उसे गरम हलवा मानिए, थोड़ा घी में डुबोइए, सामान्य बुद्धि की घी में डुबोइए, और फिर नजाकत भरे अंदाज में उसे विश्लेषणात्मक बुद्धि के चम्मच से उठा करके अपने हलक में उतारिए। ये धीरे से आपके हलक में उतरेगा संभल करके, तो यह आपको पूरा स्वाद दे जाएगा। एक एक शब्द को समझिए। एकीकृत कहने का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर अलग अलग चीज़ों को एक साथ लाया जाए, इंटीग्रेट किया गया है, एकीकरण किया गया है। सहभागी का मतलब कि कई लोग मिलकर के भाग ले रहे हों। परामर्शीय मतलब सलाह दिया जा रहा हो, प्रक्रिया है, यानी कि हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह क्या है? वह कई स्तरों पर परामर्श के जरिए होता है, कई स्तरों पर परामर्श के जरिए होता है, और लोग इसमें जो है अलग अलग स्तरों पर सहभागी होते हैं। तो पहले एक एक स्तर पर कुछ लोग सहभागी होंगे, मिलेंगे, परामर्श करेंगे, और उस परामर्श के जरिए ये आगे बढ़ता है। फॉर सेलेक्टिंग, और ये एकीकृत सहभागी परामर्शीय प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है? ताकि सबसे अच्छे और सबसे योग्य हम व्यक्ति का चुनाव जो है हाई कोर्ट में जज के तौर पर कर सकें। एंड ये मैं मिटा देता हूँ तो थोड़ा सा जो है ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो कहते हैं कि एंड ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज मस्ट परफॉर्म दिस ड्यूटी, यानी कि जिन लोगों की सलाह ली जानी है वह जो है सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली काम करें। कलेक्टिवली का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेटेड विद अ न्यू प्राइमरीली व्यू प्राइमरीली टू रीच एन एग्रीड डिसीजन, जहाँ पर उनका प्राथमिक उद्देश्य ये कलेक्टिव है, ये कंसल्टेटिव है, यानी कि सभी लोग मिल करके जो है परामर्श करके निर्णय लेंगे, और ये सभी लोग मिल करके जो है परामर्श करेंगे किस तरह से? जहाँ पर कि एक सर्वसम्मति, टू रीच एन एग्रीमेंट डिसीजन, जहाँ पर सबका उद्देश्य होना चाहिए कि वह जो है सर्वसम्मति बनाते हुए दिखें, यानी कि अपनी दफली अपना राग नहीं, कि जो मैं कहूँ वही सही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लगा करके जो है दुष्प्रचार करा दिया, ठीक है ना। Subserving the constitutional purpose so that the occasion of primacy does not arise, और ये सभी लोग मिलकर के ऐसा निर्णय इसलिए लेते हैं जिससे कि जो संवैधानिक उद्देश्य है वह पूरा हो, और किसी को जो है वहाँ पर जो है
ज़्यादा फेवर या ज़्यादा प्राइमेसी या ज़्यादा प्राथमिकता देने का प्रश्न न उठे। Initiation of the proposal for appointment in the case of High Court must invariably be made by the Chief Justice of that High Court। जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है तो वह प्रक्रिया जिस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी हो उसके मुख्य न्यायाधीश के जरिए किया जाना चाहिए। अगर कभी लगे कि किसी पॉइंट को दोबारा समझने की ज़रूरत है तो आप लोग जो है थोड़ा सा जो है रिवर्स में जा कर के इसको देख लीजिएगा और फिर जो है आप लोग वापस आइए और वापस आने के बाद फिर आप लोग जो उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर तो भी लगे कि हमारा जो मुद्दा है, जो हमारा संदेह है वो समाधान नहीं हुआ, प्रश्न संदेह अभी भी बना हुआ है, तो ऐसे में जो है आप जो है फिर प्रश्न उठा सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और जो लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़े हुए फ़ोन नंबर हैं तो कोशिश करिए कि टेलीग्राम के ज़रिए सवाल उठाइएगा तो फिर उसका समाधान किया जाएगा। अब जब मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय की जो है ये प्रक्रिया शुरू की अपॉइंटमेंट का, तो उसके बाद क्या होता है, इन द इवेंट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल functionaries, the opinion of the judiciary symbolized by the view of the Chief Justice of India formed by him in consultation with two senior most judges of the Supreme Court who come from that state would have supremacy। अगर जो अलग अलग चरणों पर परामर्श की प्रक्रिया होती है उसमें एकमत लोगों का नहीं बन पाता है तो फिर क्या किया जाएगा, तो कह रहे हैं कि ऐसे में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी राय जो है वह सर्वोपरि मानी जाएगी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो राय है वह अकेले नहीं बनेगी, बल्कि वह उच्चतम न्यायालय के दो ऐसे न्यायाधीशों की सलाह पर निर्भर करेगी जो कि उसी स्टेट से, उसी हाई कोर्ट से आए हों जहां पर की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है। यानी कि अगर स्टेट हाई कोर्ट जो है कोई एक जो है मत नहीं बना कर के दे पा रहा है तो ऐसी दशा में कुछ नाम भेजे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस सीजेआई के पास। सीजेआई इसमें दो सीनियर जजेस का जो है राय शामिल करेंगे। ये कई जगह मैंने पढ़ा है कि लोग यहाँ पर भी जो है जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी होती है तो सीजेआई 4 जजेस, सीनियर जजेस की जो है वह सलाह लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है यह पूरी तरह से जो है गलत बात है। हाई कोर्ट में सिर्फ 2 ही जजेस की ली जाती है, सीजेआई जो है सलाह लेते हैं और ये जो 2 जज होते हैं ये जरूरी है कि उसी उच्च न्यायालय से आए हों जहाँ पर की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है, ताकि वो वहाँ की स्थिति परिस्थिति को बेहतर समझते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि नो अपॉइंटमेंट ऑफ एनी जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी मेड अनलेस इट इज इन कन्फॉर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि जब तक भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो है सलाह ना मिल जाए, उनका विचार ना मिल जाए, उसके साथ जो है वो सहमति अपनी ना व्यक्त कर दें, तब तक किसी भी हाई कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह, उनकी सहमति आवश्यक होती है। इन एक्सेप्शनल केस एलोन फॉर स्टेटेड स्ट्रॉन्ग कॉन्जेंट रीजंस disclosed to the Chief Justice of India indicating that the recommendee
is not suitable for appointment, the appointment recommended by Chief Justice of India not be made। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि किसी भी व्यक्ति को जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जब तक उनके सामने कोई ऐसा जो है तगड़ा तर्क न रख दिया जाए जो कि यह सिद्ध कर सके कि जिस व्यक्ति का नाम जो है आगे बढ़ाया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है, वह उसी भी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, अपॉइंटमेंट रिकमेंडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉट बी मेड। यानी कि ऐसे में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई नाम रिकमेंड किया है तो सामान्य तौर पर उसे मान लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर लगता है कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो है सुझाए गए नाम के में जो है कुछ गड़बड़ियां हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर जो है वह नियुक्ति नहीं की जाएगी। हाउएवर इफ द स्टेटेड रीजंस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सीजीआई एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट consulted by him in the matter on the reiteration of the recommendation by the CGI, the appointment should be made as a haldi convention। लेकिन अगर कोई CGI जो है उस बात से सहमत ना हो कि आपने जो है मान लीजिए मिस्टर एक्स को जो है अपॉइंट करना है और CGI ने जो है इसकी सहमति दे दी, लेकिन CGI और ये जो दोनों जज हैं इनकी जो है सहमति आ गई, तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई ये लेकर के आ जाता कि नहीं साहब इसमें इनके नाम में दिक्कत है, ये मिस्टर एक्स जो है वह जो है फलाना ढिमाका वाला काम नहीं करते हैं तो इसलिए इनका नाम न लिया जाए, तो ये कहा जाता है कि इनके नाम पर उठा हुआ जो आपत्ति है वह आपत्ति संतुष्ट करनी चाहिए सीजीआई को कि हाँ वास्तव में जो है ये गड़बड़ व्यक्ति है और इसको अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अन्य दो जजेस की परामर्श पर जिस व्यक्ति पर जो है जाकर के अपनी सहमति देंगे, एक स्वस्थ परंपरा के आधार पर उसकी नियुक्ति कर दी जानी चाहिए। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो है यहाँ पर परामर्श बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मेरी बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत हुई किसी को इसमें? मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है कोई दिक्कत आनी चाहिए। अभी तक बात बहुत छोटी सी और बहुत आसानी से समझ में आने वाली की गई है। अब अगर जो है हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएं तो आइए और चीज़ों को पढ़ने के लिए कि कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर हाई कोर्ट, ये बहुत विवादास्पद मुद्दा लेते हैं कि क्या जो संघ सरकार है, केंद्र है, क्या उसका जो है उच्च न्यायालयों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण है। इस मुद्दे को लेते हैं कि क्या केंद्र का संघ का उच्च न्यायालय पर कोई नियंत्रण है। इस प्रश्न को जो है सर अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, ये सर अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर ये संविधान सभा के भी सदस्य थे और प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। इन्होंने कहा है उच्च न्यायालयों के बारे में कि The Constituent Assembly, while ensuring the independence of the judiciary, the consultation placed the high courts under the control of the union in certain important matters in order to keep them outside the range of provincial politics। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान सभा ने यह माना कि उच्च न्यायालयों पर जो नियंत्रण होना चाहिए वह केंद्र की तरफ से होना चाहिए, ना कि वह जिस राज्य में हो उस राज्य का होना चाहिए। क्योंकि अगर राज्यों का जो है उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण हुआ तो फिर ऐसी दशा में राज्य की जो क्षेत्रीय राजनीति होगी वह हाई कोर्ट्स के ऊपर जो है भारी पड़ने लगेगी, और हाई कोर्ट्स जो है वह इंटीग्रेटेड रूप से काम कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, यानी कि जो उच्च न्यायालय हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के साथ एकीकृत व्यवस्था में काम करती हैं। एकीकृत व्यवस्था क्या होती है पहले भी बताया जा चुका है। तो वह एकीकृत व्यवस्था में काम कर रही हैं, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि राज्यों की उच्च न्यायालयों पर राज्यों का नियंत्रण न होकर के जो है संघ का होगा। आप कहेंगे कि संघ का कैसे नियंत्रण होता है? तो संघ का नियंत्रण इस प्रकार से होता है
कि जो उच्च न्यायालय वगैरह की स्थापना वगैरह होती है वह भी संघ की संसद, संघ की विधायिका यानी संसद के हाथ में होती है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के हटाए जाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी जो है संघ के हाथ में होती है। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वह अपॉइंटमेंट भी जो है राष्ट्रपति यानी कि संघ की तरफ से किया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कंट्रोल शब्द यहाँ पर निगेटिव तरीके से नहीं है, बल्कि अपॉइंटमेंट और रिमूवल यानी कि नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में लिया गया है। Thus, even though the High Court stands at the head of the state judiciary, it is not. तो अगर ये कहा जाए कि जो उच्च न्यायालय है वह राज्य की जितनी भी अधीनस्थ हैं न्यायालय हैं उन सब का जो है प्रमुख होने के बावजूद भी वह राज्य की कार्यपालिका या राज्य की विधायिका से नियंत्रित नहीं होती है। So sharply separated from, ये राम नहीं, from the federal government as the highest court of an American state called the state Supreme Court is. अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका की जो राज्यों की उच्च न्यायालय हैं, अमेरिका में राज्यों की उच्च न्यायालय को राज्यों का सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, और जो केंद्र की सर्वोच्च न्यायालय होती है उसको जो है परिसंघीय न्यायालय बोलते हैं। तो वहाँ पर राज्यों की जो उच्च न्यायालय या वहाँ की भाषा में जो सर्वोच्च न्यायालय है उस पर वहाँ के जो है राज्य का ही नियंत्रण रहता है, वहाँ पर संघ का नियंत्रण नहीं रहता। जबकि भारत में अगर हम बात करें तो जो उच्च न्यायालय हैं उन पर नियंत्रण संघ का है, राज्य का नहीं है। यह एक और उदाहरण है जहाँ पर कि आप ये कह सकते हैं कि भारत की जो संविधान है वह एकात्मक होती है, संघात्मक कम है। अमेरिका में देखिए न्यायपालिका भी जो है वहाँ पर नियंत्रण जो है वह वहाँ की जो है राज्यों का है, लेकिन यहाँ पर राज्य इस मामले में कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो अगर अमेरिका के राज्यों के मुकाबले भारत के राज्यों की तुलना करें तो भारत के राज्य कई मामलों में कमज़ोर होते हैं। तो यह एक उदाहरण और है हाई कोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल को लेकर के, जहाँ पर कि आप ये दावे के साथ कह सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ये इंटरकनेक्ट करने का टॉपिक है कि आप कैसे जो है अपने उत्तर को और खूबसूरत और बढ़िया और लच्छेदार मसालेदार बना सकते हैं। और स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो राज्य हैं उनका हाई कोर्ट्स के ऊपर नियंत्रण नहीं है बल्कि केंद्र का है। द कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर अ हाई कोर्ट इन इंडिया इज एक्सरसाइज्ड इन द फॉलोइंग मैटर्स। और जो राज्यों की उच्च न्यायालय पर संघ का जो है नियंत्रण है भारत में, वह निम्नलिखित विषयों में आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आप लोग को चर्चा कर रहा था, आइए जरा अब पॉइंट वाइज इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 217 ये कहता है, अनुच्छेद 217 कहता है कि जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति है, जो एक हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश का ट्रांसफर, स्थानांतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय में किया जाना है, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले को बॉम्बे हाई कोर्ट भेजना हो, यानी कि अनुच्छेद 222 जजेस का ट्रांसफर किस अनुच्छेद में है? 222 में। रिमूवल 217(1) अनुच्छेद 217(1) उनका हटाया जाना 217(1) एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट एज टू एज आर्टिकल 217(3) ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। और साथ में ही जो डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स हैं टू एज, यानी कि 217(3) के अनुसार अगर किस उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश के उम्र को लेकर के कोई जो है विवाद हो जाता है तो वह भी संघ का विषय बनेगा, वह राज्य का विषय नहीं बनेगा। ठीक है, तो 217, 222 और 217(3) यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य का नहीं बल्कि राज्य की ही उच्च न्यायालय पर संघ का नियंत्रण है। नाउ द पावर टू ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस रिमेन्स no more a method to control over the High Court by the Union government, as the Supreme Court has prescribed a procedure for the purpose in a reference made by the President of in India exercise of his powers under Article 143। एक बार फिर ये कहते हैं
कि जो जजेस का ट्रांसफ़र है, स्थानांतरण है 222 के अंतर्गत, वह जो है कहते हैं कि अब यह उच्च न्यायालय पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार का हथियार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श मांगे जाने पर राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के जजेस के स्थानांतरण की एक प्रक्रिया सुनिश्चित की है, एक प्रोसीजर उन्होंने तय किया है। द सुप्रीम कोर्ट ओपन दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड ऑब्टेन द व्यूज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम विच the proposed transfer is to be effected, as also to the Chief Justice of the High Court to which the transfer is to be effected। इन्होंने कहा कि अगर एक जज का इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र जो है बॉम्बे हाई कोर्ट किया जाना है तो यह कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में अंतिम निर्णय जो है यहाँ से अगर ट्रांसफ़र यहाँ होना है किसी जज का, तो अंतिम निर्णय जो है कौन लेगा। तो कहे कि अंतिम निर्णय भारत का मुख्य न्यायाधीश लेगा। क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने मनमाने तरीके से लेगा। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसे में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उससे सलाह लेंगे, यानी कि जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ के जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह, और जहाँ पर हो रहा है वहाँ के भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह जो है इनके लिए आवश्यक पड़ेगी। तो इन दोनों की सलाह से ही इनका ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ होगा। मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप फिर से देखिएगा, फिर नहीं आएगा तो हम लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप जहाँ पर भी आप लोग जो है मुझसे जुड़े हैं उसके माध्यम से पूछेंगे। अगर कोई ऐसा है जो कि मुझसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जुड़ा है और वह आईएएस मार्गदर्शक के जो है तहत जो है उपलब्ध कराई जाने वाली इन सारी डिटेल्ड क्लासेस का, जो कि एक्चुअल यूपीएससी का मैटर है, अगर आप देखेंगे तो तमाम जगहों पर ये मैटर्स जो है बहुत हल्के तरीके से पढ़ा दिया जाता है। आप कंपेयर करिए, इवन कि लक्ष्मीकांत की बुक भी इतना डिटेल नहीं जाती है। आप तमाम मुद्दों पर उठा करके देखेंगे तो आप फिर क्या करेंगे, आप जो है अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो फिर आप जो है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी प्रश्न करिए, मैं आपसे जोड़ करके आपके सवाल का जवाब दूंगा। टीचर हूँ ना जी, तो हर हाल में आपकी सफलता मेरे लिए मायने रखेगी। अगर हाईकोर्ट के एक जज का ट्रांसफर किया जाना है तो क्या होगा। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द व्यूज ऑफ वन और मोर सुप्रीम कोर्ट जजेस who are in position to provide material which would assist in the process of deciding whether or not a proposed transfer should place। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जो है सलाह ले लेते हैं तो फिर वह क्या करते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के एक या एक से अधिक ऐसे जो है न्यायाधीशों का भी सलाह लेते हैं जो कि इस स्थिति में होते हैं कि इस ट्रांसफ़र पर, इस स्थानांतरण पर अपनी सलाह दे सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने इस तरह से देखा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है किसी जज का ट्रांसफ़र होना है, कहाँ होना है, बॉम्बे हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जो है निर्णय लेंगे। ऐसा निर्णय लेते समय वह इलाहाबाद के हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह लेंगे। लेकिन इस सलाह के बावजूद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वह सुप्रीम कोर्ट के एक या एक से अधिक ऐसे न्यायाधीशों की भी सलाह लेंगे जो इस ट्रांसफ़र के बारे में कोई इनपुट देने की स्थिति में होंगे। These views should be expressed in writing and should be considered by CJI and the 4 senior most judges of the Supreme Court। और ट्रांसफ़र होते समय यह जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो ये सलाह देंगे वह सलाह यह लिखित में देंगे, और लिखित में जो ये सलाह देंगे सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज वह CJI और CJI के साथ
जो एक कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम वही कॉलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जरूरी होता है, यानी कि 4 अन्य जजेस का वह आवश्यक होगा कि ये लोग जो है इस लिखित जो है सलाह पर गौर करें। These views and those of each of the 4 senior most judges should be conveyed to the government of India with the proposal of transfer। और फिर CGI इन 4 के साथ जो है डिस्कस करके यह पूरा का पूरा किसके पास भेज देंगे, भारत सरकार के पास भेजेंगे। What applies to the transfer of judges of High Court applies as well as to the Chief Justice of High Court as a Chief Justice of another court। और यही पूरी की पूरी प्रक्रिया जो कि किसी भी जो है जज के हाई कोर्ट के दूसरे हाई कोर्ट में भेजने के लिए ज़रूरी है, वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी अगर एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को किसी और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना के भेजा जाता है। लेकिन ऐसी दशा में जो दोनों जगहों के चीफ जस्टिस की राय है वो शामिल नहीं की जाती हैं, except that in the case only the views of one or more knowledgeable judges need to be taken into account। और एक जो है अपवाद रहता है कि यहाँ पर जो है एक या एक से अधिक जो जजेस होते हैं उनकी भी सलाह को शामिल कर लिया जाता है। अब कह रहे हैं कि जो अभी मैंने कॉलेजियम ऊपर बताया उसको जो है फिर से जो है ये क्लियर करेंगे और फिर हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं कि दीज फैक्टर्स इंक्लूडिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और द जज प्रपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू द प्रपोजल टू ट्रांसफर हिम should be placed before the collegium, the CGI and his first 4 judges to be taken into account by it before reaching a final conclusion on the proposal। तो कह रहे हैं कि किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी अन्य जज के जो ट्रांसफ़र की सलाह होती है वह जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसके पहले 4 जजेस का जो कॉलेजियम बनता है, पहले 4 जजेस का मतलब सबसे ज़्यादा सीनियर 4 जज की जो है कॉलेजियम बनेगी, उसके जरिए उस जो है प्रपोजल पर विचार किया जाना जरूरी है। Unless the decision to transfer has been taken in the manner aforestated, it is not decisive and does not bind the government of India, shall be subject to judicial review। तो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की जो है प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, वह मनमाने तरीके से की गई है, तो वह जो है भारत सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगी और ऐसा जो है ट्रांसफ़र जो होगा वह न्यायिक समीक्षा का विषय बनेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड द पावर टू इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states to be extended the jurisdiction of high court to exclude its jurisdiction from a union territory are all exclusive powers of the parliament। अभी यहाँ पर जो है मैं बी पॉइंट को छोड़ करके पहले जजेस के ट्रांसफ़र का मुद्दा जो है आपको क्लियर करूँ। जब जजेस के ट्रांसफ़र का मुद्दा आएगा यानी कि हाई कोर्ट के जज का स्थानांतरण होना है, तो ये कैसे होगा? सबसे पहले तो अनुच्छेद 222 याद रखेंगे। मान लिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज का जो है ट्रांसफ़र जो है बॉम्बे हाई कोर्ट किया जाना है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से बॉम्बे जब जाना है तो सबसे पहले इस पर रायशुमारी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बनेगी, फिर उसके बाद इस पर रायशुमारी जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बनेगी। इन दोनों की जो रायशुमारी होती है वह फिर जो है कहाँ भेजी जाती है? वह सुप्रीम कोर्ट में भेजी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में यह जो रायशुमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा इसको जो है एक या एक से अधिक
जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट जज, उनको जो है भेजेगा, जो कि इलाहाबाद और बॉम्बे हाई कोर्ट को समझते होंगे। सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजेस के पास भेजा जाता है जिनमें से कि कोई इलाहाबाद से आया हो और कोई बॉम्बे से आया हो। अगर इलाहाबाद से मान लीजिए कि 2 जज आए हैं, बॉम्बे से 2 जज आए हैं, तो दोनों की राय जो है शुमारी ली जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट को जब ऐसे जजेस ये अपनी जो सलाह होगी, ये सलाह जो है ये लिखित में देंगे, लिखित में देंगे। ये लिखित सलाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इनके जो है 4 अन्य सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो कि कॉलेजियम का निर्माण करते हैं। कॉलेजियम क्या होता है? ये जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय में डिटेल में देखा, इनके पास जाता है। ये इस लिखित सलाह पर जो है विचार करते हैं। विचार करने के बाद ये इसको जो है भारत सरकार को भेजेंगे, यानी कि विधि मंत्रालय और राष्ट्रपति के पास जाएगा, और तब ऐसी सलाह पर भारत सरकार जो है कार्यवाही के लिए बाध्य है। लेकिन अगर जो है इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और इस कॉलेजियम ने बगैर इस प्रक्रिया का पालन किए हुए भारत सरकार के पास भेज दिया, तो भारत सरकार इस पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है और इसको वह ठुकरा भी सकती है। और ऐसी जो सलाह क्यों दी गई है, यह न्यायिक समीक्षा का विषय बन जाएगी। तो जजेस का स्थानांतरण एक बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरता है। नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से बात करिएगा, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत जरूरत पड़ी तो लाइव आकर के समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा था। अब तो ये जजेस का जो ट्रांसफ़र है वो हम लोगों ने समझ लिया। जजेस का अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो हाई कोर्ट का, वो समझ लिया कि वो पूरी तरह से संघ सरकार के हाथ में है। एक और पॉइंट है कि अगर किसी उच्च न्यायालय की अधिकार शक्ति में उसका जो अधिकार क्षेत्र है उसमें अगर विस्तार करना हुआ, तो ऐसा विस्तार जो है वह पूरी तरह से केंद्र की विधायिका या संसद के हाथ में होती। जैसे मान लीजिए कि अब तक जम्मू एंड कश्मीर का जो अधिकार क्षेत्र था वो पूरे जम्मू और कश्मीर में लग रहा था, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर 2 भाग में तोड़ दिया गया और लद्दाख अलग हो गया। तो अब लद्दाख इनका हिस्सा नहीं है। तो लद्दाख अगर अलग यूनियन टेरिटरी बन गया तो लद्दाख की हाई कोर्ट कैसे काम करेगी? तो जो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट था, हमें उसका अधिकार क्षेत्र में विस्तार करके उसमें जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी को शामिल करना पड़ा। तो संसद के पास यह शक्ति है कि वह एक हाई कोर्ट के जो है अधिकार क्षेत्र को विस्तार करके किसी अन्य क्षेत्र को भी उसमें शामिल कर सकती है। वह अगर चाहे तो किसी अन्य क्षेत्र को बाहर भी कर सकती है। यानी कि आज जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में दमन दीव और दादर नागर हवेली शामिल हैं, अगर कल को सरकार चाहे तो दमन दीव दादर नागर हवेली के लिए संयुक्त रूप से एक अलग हाई कोर्ट बना दे, और ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट की जो है वह अधिकार क्षेत्र को कम कर सकती है। तो किसी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना और घटाना भी संसद के हाथ में है। इस तरह से अधिकार क्षेत्र के बढ़ाए जाने और घटाए जाने के संदर्भ में भी जो शक्ति है, जो नियंत्रण है, वह केंद्र के पास है, राज्य के पास नहीं है। यही तो मुद्दा हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं। अब लाइव रहने पर मैं 4 बार आप लोग से पूछता, अटकता और तब आगे बढ़ता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, जहाँ पर हम लोगों ने जो है उच्च न्यायालयों की स्थापना और जजेस का ट्रांसफ़र और नियंत्रण देखा कि संघ सरकार का होता है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ और रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों। अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्लासेस कैसी लगी। लाइव क्लासेस के मुकाबले रिकॉर्डेड क्लासेस तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, कम बकवास और सीधी बात होती है, लेकिन लाइव क्लासेस का अपना मज़ा होता है जहाँ पर कि हर संदेह को तुरंत दूर किया जा सकता है। शुक्रिया दोस्तों।